आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। एज़ आई ऑलवेज से शुरू करता हूँ मैं काम अल्लाह का नाम लेके। तो ठीक है जो नहायत रहम और बख्शिश वाला और चले लंबी हो जाएगी। डीपोलराइजेशन, हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ी, तो एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन एक ही बात है, लेकिन शुरू कहाँ से होता है ये, जब इसका पोटेंशियल स्टेट जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस -55 तक आ जाता है मिली वोल्ट। पहले हमारे पास कितना था, -70 था, लेकिन फिर भी हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, -70 मिली वोल्ट था, उससे कम हो गया है, मतलब 0 के करीब आ रहा है, तो उससे कम हो गया है, तो इसको हम डीपोलराइजेशन करते हैं कहते हैं। द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग उसको होना पड़ेगा कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जाए। जो अल्टरनेशन आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मेम्ब्रेन के अंदर, वो इसलिए है कि स्टिमुलस कॉज करते हैं इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बाय 10 टाइम्स मोर देन इन द रेस्टिंग स्टेट। सोडियम आयंस पहले रेस्टिंग स्टेट में नो किया तो सोडियम आउटसाइड जा रहा था। अब सोडियम क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन में एक्शन पोटेंशियल में सोडियम आयंस अंदर की तरफ घुस रहे हैं, तो अंदर वाली जगह को इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन से ज़्यादा भर रहे हैं। फॉर दिस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन, द एक्शन पोटेंशियल स्टेट इज बेस्ड ऑन द ऑल और नन मेथड एंड हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज़ इफ द स्टिमुलस। ये दोनों अभी आपके जो आ गए ये MCQ बनते हैं, रीजनिंग वाले MCQs। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रीजनिंग वाला MCQ बनता है, MCQ बनते हैं रीजनिंग वाला। If the stimulus is not more than the threshold value, then there will be no action potential state across the length of the neurolemma. If the stimulus is more than the threshold value, then it will generate a nerve impulse that will travel across the entire length of the neurolemma. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से हमारे पास ओपन होते हैं, चैनल इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयंस का, राइज कराते हैं डीपोलराइजेशन की। और क्या है यहाँ से देखते हैं। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिडली शिफ्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले नेगेटिव था, अब वो कहाँ हो गया है, डीपोलराइजेशन के दौरान पॉजिटिव में हो गया है। ये तो बहुत वो वाली बात है कि पहले क्लोराइड आयंस अंदर की तरफ ज़्यादा थे, फॉस्फेट अंदर ज़्यादा थे, सल्फेट अंदर ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही सोडियम का अंदर आना शुरू हुआ तो वो जगह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना शुरू हुई, क्योंकि 10 टाइम्स ज़्यादा सोडियम अंदर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए वो जगह पॉजिटिव हो रही है। वहीं एक नॉर्मल सी बात है, वहीं नोकिया वाली बात अगर आपको याद है, तो इससे आपको नोकिया का रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास डीपोलराइजेशन आ जाएगा और वही उसमें वोल्टेज गेटेड चैनल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फॉर दिस रैपिड चेंज टू टेक विद इन द इंटीरियर ऑफ द सेल, सेवरल इवेंट मस्ट अकर अलॉन्ग द न्यूरोलीमा ऑफ द सेल। सोडियम पोटेशियम पंप को तो सिंपल जैसे ही वो पहले चल रहा था उसी तरह उसको काम करना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त वोल्टेज गेटेड चैनल बंद रहेगा। ओपन कब होगा, जब चेंज आएगा वोल्टेज के अंदर, जब डीपोलराइजेशन हो रही होगी, जब डेंड्राइट्स के अंदर सिग्नल आ जाएंगे एक्सॉन टर्मिनल से। एज द सोडियम आयंस रश बैक इन टू द सेल, दे एड पॉजिटिव चार्ज टू द सेल इंटीरियर एंड चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वहीं ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है। वन द इंटीरियर ऑफ द सेल बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज, डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल इज कंप्लीट एंड चैनल्स क्लोज अगेन। यहाँ पे ये बना हुआ है, अगर आपको लंबी नहीं पढ़नी होगी तो आप लोग यहाँ से इसको समझ लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। डीपोलराइजेशन हमें पता है, जब डीपोलराइजेशन हो जाएगी तो हम डीपोलराइजेशन की तरफ जाएंगे। इट इज़ अ कंडीशन ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज रिस्टोर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरोलीमा। इसको काट दें। ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड द एक्सोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, द potassium channels will open during the repolarization state. Efflux of potassium ions through the potassium channels, पहले इन्फ्लक्स का इफ्लक्स मतलब ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, चैनल्स अगर पहले हमारे पास क्या हो रहा था, सोडियम आउट जा रहा था, पोटासियम इनसाइड आ रहा था। अब जब डीपोलराइजेशन हो रहा था तो सोडियम हमारे पास अंदर आ रहा था, जब रीपोलराइजेशन हो रहा है हमारे पास पोटासियम आयंस बाहर जा रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप अपने बुक में लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम बाहर जाता है, पोटासियम अंदर आता है, वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होते हैं, सोडियम पोटासियम पंप चल रहा होता है, ATP यूज़ हो जाता है। जब हमारा डीपोलराइजेशन हो रहा होता है
तो सोडियम आउटसाइड जा रहा था, अब वो इनसाइड आ रहा है। जब रीपोलराइजेशन हो रहा है तो पोटासियम इनसाइड आ रहा था, अब वो पोटासियम बाहर जा रहा है। किसके ज़रिए? पोटासियम चैनल्स के ज़रिए। एज अ रिजल्ट of the opening of the potassium voltage gated channel, the sodium gated channel will be closed, thus no sodium ions will move inside the membrane. Therefore repolarization helps in maintaining or restoring the original potential state. Until potassium channels close, the number of proton ions that have moved across the membrane is enough to restore initial polarized state. Useless information. As a result of this, the membrane becomes hyperpolarized. Hyperpolarized होता है, ये सही बात है। इसको याद रखना कि जब पोटासियम आयंस बंद हो जाता है तो वो सोडियम नहीं, क्या जब पोटासियम आयंस फिर जब उसका चैनल बंद हो जाता है, जब इफ्लक्स पूरा उसका हो जाता है, जब वो फिर बंद हो जाते हैं तो हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट पहुंच जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का जो डिफरेंस आता है हमारे पास वो -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। पहले -55 था एक्शन पोटेंशियल के वक्त, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त -70 था, अब ये -70 से भी पीछे जा चुका है, जीरो से काफ़ी दूर जा चुका है, -90 मिलीवोल्ट की तरफ, हाइपरपोलराइजेशन की तरफ। आफ्टर सेल हैज बीन डीपोलराइज्ड इट अंडरगोज वन फाइनल चेंज इन इंटरनल चार्ज फॉलोइंग डीपोलराइजेशन द वोल्टेज गेटेड sodium channel that had been open while the cell was undergoing depolarization close again. जो खुले हुए थे वो बंद हो गए। इतनी लंबी यहाँ पे करे, इतनी लंबी एमसीक्यू नहीं थी, जो एमसीक्यू में आ रहा था मैंने आपको पॉइंट की ज़रूरत में बता दिया, आपने लिख भी लिया होगा। द इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज विद इन द सेल नाउ कॉज द पोटेशियम चैनल्स टू ओपन। यार कर्सर को क्या है, पोटासियम आयंस के पॉजिटिव बिगिन टू मूव डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इन द फेवर ऑफ कंसंट्रेशन। ये नया वो बन जाता है, मूव आउटसाइड ऑफ द सेल, potential within the cell decreases and approaches its resting membrane potential once again. जितने पोटासियम आयंस पहले बाहर निकले हुए थे डीपोलराइजेशन के वक्त, जितने भी हमारे पोटेशियम आयंस बाहर निकल चुके थे, अब उनका जो वैल्यू है, अब क्या हो रहा है, पोटासियम वापस से अंदर आ रहा है। पहले बाहर जा रहा था ना, अब वो वापस से अंदर आ रहा है। अब वापस से नोकिया वाली स्टेट आ रही है। जब नोकिया वाली स्टेट वापस से आ गई है तो वो अब किस जगह में चला जाएगा, अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वन सब मोर चला जाएगा। अब सोडियम वापस से बाहर जा रहा है, पोटासियम वापस से अंदर आ रहा है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास अचीव हो गई है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर सोडियम पोटासियम पंप को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम वैसे का वैसे कर रहे होते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड आप लोग प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, 2 मिलीसेकंड का होता है। ATP ड्रिवन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आप लिखा हुआ है, इसको प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा। हाइपरपोलराइजेशन मैं करवा देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन कॉजेज एन ओवरशूट इन द पोटेंशियल ऑफ द सेल। सही है, ये तो नॉर्मल बात है। पोटेशियम आयंस कंटिन्यू टू मूव आउट थ्रू पोटेशियम चैनल्स और क्लोराइड इन फ्लक्स थ्रू क्लोराइड चैनल्स, देयरफॉर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एक्सीडेड and a new cell potential becomes more negative than the resting membrane potential। -70 मिलीवोल्ट था या -75 मिलीवोल्ट था, उससे भी नीचे चला जाएगा, -70 तक आ जाएगा। द रेस्टिंग पोटेंशियल इज अल्टीमेटली रीस्टैब्लिश्ड बाय क्लोजिंग द ऑल वोल्टेज गेटेड चैनल। सारे वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे, सिर्फ पोटासियम सोडियम पंप चल रहा होगा और क्लोराइड आयंस चल रहे होंगे और एक्टिविटी ऑफ द ये चल रहा होगा, रीस्टैब्लिश हो जाता है। सारे वोल्टेज गेटेड आयंस चैनल्स बंद हो जाते हैं और एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन की जो पंप है वो नॉर्मल अपनी चल रही होती है। इसी वजह से हाइपरपोलराइजेशन के बाद वापस से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अब नॉर्मल कंडीशन आ गई है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैं तो पता नहीं कितना ज़्यादा ATP यूज़ हो गया है, लेकिन बोलने में मज़ा भी तो आता है। वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्स, इनको तेज़ जाना चाहिए क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, हार्मोन्स तो है नहीं, नर्व इम्पल्स इनको जल्दी जल्दी काम करना होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप लोग अभी स्क्रीन पे बैठी नहीं है, सुन रही हैं, देख रही हैं, कोई पाँव हिला रहा होगा, वैसे तो सब पाँव हिला रहे होंगे मुझे यकीन है, कोई अपना चिंगम खा रहा होगा, कोई नूडल बना के बैठा हुआ होगा, मैक्रोनी। अगर नहीं इंशाल्लाह आप लोगों का जब भी एडमिशन होगा ना SIUT
मुझे पास्ता मैक्रोनी खाने का बड़ा शौक है, तो जो भी मेरे लिए बना के लाएगा ना, अल्लाह उसको हज नसीब करेगा, आमीन। Animals have evolved two ways to increase the velocities of nerve impulses. The velocities of conduction is greater if the diameter of the axon is larger. जो velocity होती है वो diameter of axon के ऊपर डिपेंड करती है, या तो axon myelinated है, जितना ज़्यादा डायमीटर बड़ा है तो वेलोसिटी तेज़ होगी, और जितना माइलिनेटेड है, माइलिन शीट बनी हुई है, उतना ज़्यादा जंप कर करके वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स इंक्रीज होती रहेगी। इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सॉन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द, हम लंबाई नहीं बढ़ा रहे, हम चौड़ाई बढ़ा रहे, इसकी वजह से हमारे पास एक्सॉन का जो वो है वेलोसिटी तेज़ हो रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आपके फिजिक्स वाले सर का दिमाग खाएं, मैं नहीं पढ़ाने वाला। ये प्लीज़ आप लोग, रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ी भी होगी ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है, जिसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आता है रिलेशन। सो लार्जर डायमीटर, मैं भी शायद दे दूँ, सो लार्जर डायमीटर एक्सॉन्स हैव लेस रेजिस्टेंट टू, तो जिसका लंबा डायमीटर होगा, एरिया जिसका बड़ा होगा, तो उसका करंट फ्लो का जो रेजिस्टेंट होगा वो कम होगा, और वो ज़्यादा मज़े से करंट उसका फ्लो कर सकता है। ट्रांसमिशन स्पीड वेरीज फ्रॉम सेवरल सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इन वेरी थिन एक्सॉन, अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड इन अ जायंट एक्सॉन, इन द जायंट एक्सॉन्स। माइलिनेटेड एक्सॉन्स कंडक्ट इम्पल्सिस, ये वही बात आ गई है, क्योंकि फिर माइलिनेटेड होते हैं, फिर वो जंप कर करके जाते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। और इस जो स्किपिंग वाली चीज़ होती है, इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, ये इसकी ट्रांसमिशन अप टू 150 मीटर पर सेकेंड होती है सम न्यूरॉन्स के अंदर। साइनेप्स है हमारे पास, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है, जहाँ से रिसेप्टर या कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट होती है थ्रू कैल्शियम एंड सोडियम, ये हम आगे अभी पढ़ लेंगे, वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स कैसा होता है, प्री साइनेप्टिक होता है, पोस्ट साइनेप्टिक होता है, और बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है हमारे पास, ये चीज़ देख लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक, हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है और केमिकल साइनेप्स होता है। केमिकल साइनेप्स से भी हमारे ताल्लुक़ है, और इलेक्ट्रिकल से भी है। इलेक्ट्रिकल विद इन द हमारे पास जो न्यूरॉन्स में चल रहा है ये वो है, एसिटाइलकोलिन हमारे पास एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि केमिकल है। The chemical synapse involve direct cytoplasmic connection formed by gap junctions between the pre-synaptic and post-synaptic. इसके अंदर synaptic cleft का कोई ताल्लुक नहीं है। These make it possible for impulses to transmit from neuron to neuron without delay or with no loss of signal strength. Electrical synapses in the central nervous system synchronize the activity, synchronize बढ़ा देता है, the activity responsible for सम रैपिड स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट, लाइक ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये लेस होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, मतलब वर्टिब्रेट्स के अंदर केमिकल साइनेप्स ज़्यादा होता होगा। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ साइनेप्सिस इन वर्टिब्रेट्स आर केमिकल साइनेप्सिस, वही एसिटाइलकोलिन। द की टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ केमिकल साइनेप्सिस टू एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, ये रहा। दिन ने है कुछ कहा, चांद ने कुछ सुना। ठीक है, द एंड ऑफ द प्री साइनेप्टिक एक्सॉन इज स्वॉलन, ये देखिए खुला हुआ है। फिर क्या होता है, कंटेन न्यूमरस साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे पढ़े में, ये सारे वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल हमने वेसिकल्स पढ़े हुए थे सेल वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो। कहाँ से बन रहे हैं ये भी पढ़ा था हमने, गोल्गी अपरेटस से बन रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से हर चैप्टर लिंक कर रहा था, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ईच पैक्ड विद केमिकल्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये केमिकल्स के साथ पैक्ड होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, हमें नज़र आ रहे हैं। हम आए हैं इस दुनिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। और व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, दे स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कॉजिंग रैपिड इन्फ्लक्स डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ synaptic vesicles with the plasma membrane and release of neurotransmitters by exocytosis. Neurotransmitter when binds to its receptor alter the membrane potential of the postsynaptic cell. यहाँ पे हमारे पास वेसिकल्स पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे यहाँ से हमें बाहर भेजना है इस इंफॉर्मेशन को, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा बहुत तेज़ी के साथ,
वो ये वेसिकल्स के साथ बाइंड करेंगे और फिर वेसिकल्स को यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर कैल्शियम वापस से बाहर निकल जाएगा, मतलब कैल्शियम हट जाएगा, कैल्शियम को बाहर नहीं जाने, कैल्शियम इधर इसके अंदर ही रहेगा। तो ये बस कैल्शियम का काम ये होता है, कैल्शियम में कोएंजाइम की तरह पे काम करता है, जो एक्टिविटी बढ़ा देता है, वो यहाँ पे बाइंड करवाता है वेसिकल के साथ और वेसिकल को पोस्ट साइनेप्टिक मतलब प्री साइनेप्टिक जो हमारे पास प्री साइनेप्स है वहाँ तक पहुँचा देता है न्यूरोट्रांसमीटर को। सही है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिसेप्टर एंड आयन चैनल्स दे कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आइदर एक्साइट या अल्लाह इतना लंबा वर्डिंग excite the membrane by bringing its voltage closer to the threshold potential or inhibits the postsynaptic cell by hyperpolarizing its membrane. Neurotransmitter must be rapidly removed by the synaptic cleft to allow new signals. जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको हमें फ़ौरन से हटाना होता है ताकि जो न्यू सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट हो सके। जैसे कि हमारे पास दो किस्म के वो होते हैं पोस्ट पे प्री पे, एक एसिटाइलकोलिन होता है और दूसरा हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन होता है। तो अगर मुझे अभी एसिटाइलकोलिन का काम खत्म हो, एक्साइटेटरी ख़त्म कराना है और मुझे अब नॉरएपिनेफ्रिन का काम शुरू करवाना है, लेकिन एसिटाइलकोलिन पहले से पड़ा हुआ है, तो तो जब पोस्ट साइनेप्स खुलेगा तो किसको अंदर ले लेगा, वापस से एसिटाइलकोलिन को ले लेगा। तो हमें उसको हटाना होता है कि अब नया जो इम्पल्स है उसको अगर नॉरएपिनेफ्रिन लेके आना है तो नॉरएपिनेफ्रिन को लेके वो मज़े से आ सके। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, चलिए ठीक है। और कहाँ गया? दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एंजाइमेटिक डाइजेशन इन द साइनेप्टिक, वहीं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज आके फिर उसको खा के ख़त्म करके चला जाता है। रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय द न्यूरॉन एंड अपटेक बाय ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स आर प्रोटेक्टिव सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड श्वान सेल्स। ये हमने पढ़ लिया था। तो हर जगह मच्छर है, मच्छर जलेबी ऑन है, मुझे जुकाम हो रहा है, मच्छर नहीं मर रहा, पता नहीं क्यों। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एक्साइटेटरी होते हैं, ये जो इतना इन्होंने डब्बे डब्बे बना के इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, एक्साइटेटरी नॉन एक्साइटेटरी, ये हमारे पास एमसीक्यू में तक पकड़ के देते हैं। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक हमारे पास पोटेंशियल होता है। केमिकल कॉजेज दीज कॉल्ड एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन हमारे पास वो है। अभी हमारे पास बायोजेनिक अमाइंस क्या होते हैं, ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स होते हैं। फंक्शन इज ट्रांसमिटेड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इंक्लूड करते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फाइट फ्लैट वाला वो है, विच ऑल्सो फंक्शन एज हॉर्मोन्स एंड क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड डोपामीन एंड अदर बायोजेनिक अमाइन इज सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक इनहिबिटरी है, डोपामीन आपको लग रहा होगा कि एक्साइटेटरी है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ शायद गलत हुआ होगा, लेकिन डोपामीन भी एक दबाने वाला हार्मोन है। अभी हम इसको आगे पार्किंसन वगैरह में पढ़ेंगे। नॉरएपिनेफ्रिन फंक्शन इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, डोपामीन सेरोटोनिन अफेक्ट स्लीप, मूड, अटेंशन एंड लर्निंग इम्बैलेंस ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर। कि कोई मैसेज टाइप कर रहा है, मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा, मैं बार बार यहाँ पे खोल लूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा। कहाँ गया? तो टूट जाता है ना। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, डोपामीन के लेवल ना लो हो जाते हैं और शिजोफ्रेनिया, ये शिजोफ्रेनिया है। हाँ, शिजोफ्रेनिया में एक्सेस लेवल ऑफ डोपामीन चला जाता है। ये वाली बीमारी ना मर्दों में ज़्यादा होती है और ये वाली बीमारी ख़वातीनों में ज़्यादा होती है। जब हमारे पास पार्किंसन और डिसऑर्डर में लेवल डोपामीन के गिर जाएंगे तो आदमी नहीं बोलते, ये जो बूढ़े लोग होते हैं या तो पार्किंसन बुड्ढों में ज़्यादा होता है, तो ये लोग डिप्रेस्ड होते हैं, बुड्ढों के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। बुड्ढे थोड़ा लड़ाकू होते हैं, वो उनका गलती नहीं, अगर वो इस बीमारी के उसमें है तो उनको समझ नहीं आता है, उनका इस वजह से स्लीप, मूड, अटेंशन, लर्निंग इम्बैलेंस और जो सेरिबेलम का फंक्शन, जो कोऑर्डिनेशन है, वो सब आगे पीछे हो जाता है। और फिर शिजोफ्रेनिया में एक्सेस लेवल ऑफ डोपामीन हो जाते हैं। फिर जो ख़वातीनों का, जो बुढ़ियों का मूड होता है ना, वो हम सबको पता है क्या होता है, क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई बूढ़ी तो होगी ना, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी काकी लो चैप्टर आपको याद हो तो 9th क्लास, बूढ़ी काकी, रूपा, मुंशी प्रेमचंद ने वो लिखा था, देखिए मुझे अभी तक याद है। इनहिबिटरी हमारे पास क्या होते हैं, जो कि एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। एट एन इनहिबिटरी साइनेप्स द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन hyperpolarizes the membrane by opening ion channels
that makes the membrane more permeable either to potassium which rushes out of the cell or the chloride which enters the cell because of a large concentration gradient, or both of these ions membrane potential even more negative than the resting membrane potential। बस इसका काम ये है कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ना, ये एक जगह पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई चल रही है ना किसी चीज़ की, उसको जाके रोक देते कि बस रुक जाओ, अभी तुम्हारे उतना ताल्लुक नहीं है, हमें तुमसे वो नहीं है। लेकिन हमारे पास गाबा है, एक ग्लाइसिन, एक ग्लूटामेट, एक एस्पार्टेट है। ये वैसे पुरानी बुक में था नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाले जो दो हैं ये एसिडिक हैं हमारे पास एसिडिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अगर आउट ऑफ द सिलेबस कभी आया तो इनका ऑप्शन ये है कि ये ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो ये दोनों हमारे पास एसिडिक है, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला ये दोनों का काम है। और ये दोनों हमारे पास, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव काम करते नहीं है, इनका इनहिबिटरी काम है। तो हमारे पास गाबा मोस्ट कॉमन एमसीक्यू में गाबा आता है, ये तीन नहीं आते हैं एमसीक्यूज में, एज पर आई नो गाबा ज़्यादा आता है और उसमें डोपामीन ज़्यादा आता है। अब हमारा गया बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि जिसके लिए हम कब से इतना सामान पढ़ रहे हैं। दो होते हैं हमारे पास, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, जो पेरिफेरल जो ब्रेन से बाहर फैले हुए हैं, तो हमारे पास वो वाले आ जाते हैं। बस फ्रंटल लोब फ्रंट की तरफ है, पैराइटल पीछे है, ऑसिपिटल आंखों के लिए, और टेम्पोरल से हमारा कान वगैरह जुड़े हुए हैं। ये हमारा सेरिबेलम है, ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारी ब्रेन स्टेम है, ये टेलिनसेफेलॉन है, ये डायनसेफेलॉन है, ये मीजेनसेफेलॉन है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। मज़े वाली चीज़ें हैं। ऑटोनॉमिक जो अपने आप खोल रहा होता है, सोमैटिक जो कि हमारी जो वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती है उससे चल रहा होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है, प्रिसीड होता है, थॉट्स आर जनरेटेड, रिस्पॉन्सेज आर डायरेक्टेड। द सीन इज प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन इंटरन्यूरॉन बिटवीन 10 to 100 बिलियन। नर्वस सिस्टम होता है हमारे पास सेंट्रल और पेरिफेरल। अभी सेंट्रल की बात नहीं हो रही, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल के हमारे पास आ जाते हैं ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सोमैटिक हमारे सेंस ऑर्गन्स और वॉलंटरी मूवमेंट्स को देखता है, और ऑटोनॉमिक हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को देखता है। ऑटोनॉमिक हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, ये हमारे पास अराउजिंग होता है, ये हमारे पास काल्मिंग होता है। ठीक है, अराउज मतलब गुस्सा वगैरह, काम करना, ये सब, और इसमें सोना वगैरह और सुकून में चलना, दिल की नॉर्मल हार्ट बीट, दिल के अरमा आंसू में बह गए तो वो सिंपैथेटिक है, लेकिन दिल के अरमा आंसू में नहीं बह रहे तो वो पैरासिम्पैथेटिक है। सेंसरी अफेरेंट हमारे पास सोमैटिक वाला होता है। नर्वस सिस्टम सेंसरी इनपुट और मोटर इफेरेंट हमारे पास आउटपुट होता है। हमारे पास मेनिंजेस होते हैं, ट्रिपल लेयर कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम डेप्थ करके याद करते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। हमारी क्लास की लड़की वो बोलती पिया मैटर, तो हमारे डॉक्टर ने कहा कि इनको अपने पिया की याद आ रही है, पिया के पास पहुंचा दें। तो वो फ़नी तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसी बात की तो सब हंसे, क्या नंबर बड़ा हुआ है ना, क्या होता है वो चमचेबाजी, मक्खन लगाना, वो सर को मक्खन लगाती है वो सर, लेकिन बुढ़ा आदमी उसको कोई मक्खन लगाता तो कुछ दिमाग बना, उसको पता है क्या हो रहा है। वो फॉरेंसिक डॉक्टर है और वो रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, फॉरेंसिक डॉक्टर भी हैं, और जो SIUT में लोग आने वाले हैं उनको वहीं पढ़ाएंगे, और जब वो पढ़ाएंगे तो आप लोग को एनाटॉमी को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है वो सही पढ़ा रहे हैं। बिटवीन द एरेक्नॉइड एंड पायामेटर क्लियर, एरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर के बीच में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि कुशन करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि हमारा ब्रेन तो 1.5 किलो का है, वरना ब्रेन तो गिर जाएगा। 1500 ग्राम, ये देखिए 3 पाउंड 1.4 kg या 1500 ग्राम। वैसे हर जगह गाइडन बोल रहा हूँ, कौन है ये, ग्रेज एनाटॉमी की जो बुक है उसके अंदर 1.5 kg 1.4 kg नहीं है, लेकिन अगर आपके बुक में 1.4 है तो आपको 1.4 पर ही टिक लगाना होगा। ब्रेन मेन कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इंसानों में ये हाउस होता है, इसका इसको प्रोटेक्ट करा होता है, शील्डेड बाय क्रेनियम। क्रेनियम एक बोन है, सही है, क्रेनियम दिमाग का पार्ट नहीं, क्रेनियम एक बोन है। क्रेनियल फॉसा आप लोग पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल गंदी चीज़ है, सबसे मुश्किल तरीन बोन। मैं 3 बार रिवाइज कर चुका हूँ, मुझे अभी तक याद नहीं हो रहा। द स्ट्रक्चर एंड जनरल डिज़ाइन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन आर सिमिलर टू दोज
ये ब्ला 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 सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास मोर डेवलप्ड होता है ह्यूमंस के अंदर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है ना फ्रंटल लोब का, तो उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। ये हमारे पास चलना सोचना ये सारी चीज़ों को वो कर रहा होता है, इसलिए हमारा चलना फिरना दो पैरों के ऊपर हमारा सोचना बाकी जानवरों से ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हमारी अशरफुल मखलूक़ात हमें कहा गया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से। इसका वेट मैंने बता दिया, बॉडी वेट और सेक्स के ऊपर भी इसका वो चलता है। फीमेल का दिमाग छोटा होता है, मेल का दिमाग बड़ा होता है। लेकिन मेल ये बोलते हैं ना कि फीमेल का दिमाग तो छोटा होता है, फीमेल का दिमाग लेकिन मेल के दिमाग से ज़्यादा तेज़ काम करता है, क्योंकि उसका जब साइज़ छोटा है ना तो नर्व इम्पल्सेस उसमें तेज़ भाग रहे होते हैं। तो फीमेल का जो वो दिमाग होता है ना तो वो मर्दों के दिमाग से ज़्यादा तेज़ होता है। इसलिए आप देखें ना मेडिकल कॉलेजेस के जो रिजल्ट आते हैं उसमें भी फर्स्ट एक लड़की आती है, लड़का नहीं आता। वैसे लड़के आते भी हैं लेकिन फिर भी लड़कियों का अब ज़्यादा वो चल रहा है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, सही है। फोर ब्रेन हमारे पास लार्जेस्ट है, ऑब्वियस पार्ट है हमारे ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन ब्रेन का। और ये टू रीजन में होता है टेलेंसेफ्लॉन, डायनेसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन डिफरेंशिएट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रम से। दो होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इन दोनों के बीच में एक लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स होते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, हाँ ये नहीं वो एमसीक्यू में कॉर्पस ल्यूटियम आया, कॉर्पस ल्यूटियम कहीं और होता है, आपको पता है ओवरीज में होता है वो। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में भी गलत करके आए हैं, मेरे क्लास वाले, मैंने नहीं किया है। तो कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है। तो जो दो दिमाग के हेमिस्फीयर्स को फ्रंटल लोब के जो कनेक्ट करके रख रहा है, मतलब लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को, तो वो हमारे पास जो लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स है वो कॉर्पस कैलोसम कर रहा है, ल्यूटियम नहीं कर रहा। ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ग्रे मैटर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड एन इनर वाइट मैटर। जो हमारे पास जो ग्रे मैटर आउटसाइड उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास मेनिंजिस और नर्व से बना हुआ है। ये हमारे पास ब्रेन के अंदर को पार्ट नहीं है, ऊपर यहाँ पे मौजूद होता है। यहाँ पे ये तो माउस भी सही से मेरे काम नहीं, ऊपर की तरफ होता है। ये अभी हम आ गए थे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट साफ साफ नजर है कि डैश इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। इट कंटेन ओवर 10 to 50 billion neurons are packed into this thin सरफेस लेयर में। मुँह में नहीं आ रहा था, तो इन सबको छोड़ेंगे, ये तो काम का नहीं है। ये कॉर्पस कैलोसम में बीच में ये जो ज्वाइन कर रहे हैं फ्रंटल लोब, इसको याद रखें। थैलेमस को याद रखें, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस यहाँ पे नहीं है। ऑप्टिक कियाज्मा होता है, लेकिन यहाँ पे कियाज्म लिखो तो ऑप्टिक कियाज्म कर लें। टेम्पोरल ये रहा, मेमोरी बॉडी को छोड़े, मेमिलरी बॉडी है ना उसको छोड़े, मेडुला ओब्लांगाटा है, ये पॉन्स है, पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन होता है। तो ब्रेन स्टेम का भी कोई सवाल है ना कि ब्रेन स्टेम के पार्ट्स का नाम बताओ, तो हमारे पास ऊपर मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होते हैं, मेडुला ओब्लांगाटा होता है, एम होता है, इसको याद रखें, एमसीक्यू में आता है। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ओब्लांगाटा, ये हमारे पास सेरिबेलम है। फोर्थ वेंट्रिकल हमारा मिड ब्रेन और सेरिबेलम के बीच में होता है। यहाँ पे हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, इसको हम इसलिए वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल का काम क्या होता है, हम दिल में वेंट्रिकल का अगर खून पंप करवा रहे हैं ना, यहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF वो हो रहा है। इसको छोड़ें। पीनियल ग्लैंड देख लें, हमारे पीनियल ग्लैंड है, ऑसिपिटल लोब पीछे है। सल्कस को छोड़ें, पैराइटल लोब देख लें, लिम्बिक लोब देख लें। लिम्बिक को मैं न्यूमोनिक से पढ़ाऊँगा तो उसको छोड़ें। पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है, ये सेंट्रल सल्कस है, ये प्री सेंट्रल गायरस है, और इन तीनों के ऊपर हमारा ये है। अभी हम जो पढ़ रहे थे, कहाँ गया माशाल्लाह मैं खुद ही भूल गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इन तीनों के ऊपर फिर हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा होता है इन तीनों जगहों में। ये तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ अभी से दिमाग में रखें। अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजी ले ली कराची यूनिवर्सिटी में तो ये बार बार आएगा जब आप लोग ब्रेन एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे। और एक ये जगह यहाँ पे बेसल गैंग्लिया मौजूद है, ये जगह भी बहुत आएगा आपका। फिजियोलॉजी वालों को वैसे ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है, और MBBS वालों को, और रेडियोलॉजी वालों को, और NMR वालों को। मुझे एनाटॉमी ज़्यादा पढ़ना है। अच्छा वैसे ब्रेन तो स्टार्ट हो ही चुका है,
फिर भी मैं पूछ